स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। संवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जी हमारे नमस्कार साथ सर। नमस्कार। हमारे साथ श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव संवाई फाउंडेशन के उपाध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, जो हमारे संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, और साथ में नेचुरोपैथ भी हैं, उनका स्वागत है। और जो लोग जुड़े हुए हैं और जो वीडियो को देखेंगे, उन सभी का स्वागत है। हम लोग संवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को ये शोहरत मिली हुई है और इस विधा को ये ख्याति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में
और उसी की चर्चा हम लोग आज करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। शेयर हो रहा है। हम लोग कल बात कर रहे थे गुण पर, और गुण के बाद हम लोग आ गए थे तो 20 ये जो गुण है, ये वाले ये द्रव्यों के जो गुण हैं वो 20 हैं। और हम लोग सामान्य विशेष की बात कर चुके थे, और हम लोग समवाय पर हम लोग थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, यही बात है ना? इस पर हम लोग बात कर रहे थे यहां पर। तो 20 गुणों की जो चर्चा होती है, तो उसमें आप लोग चरक 1 में जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक श्लोक मिलेगा कि सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादय अगुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेषित मुच्यते। ये जो है आपके उसमें आगे द्रव्यों के 20 विशेष गुण जिनकी बात आती है। अब हम लोग द्रव्यों के सामान्य गुण हमारे 10 हैं। ये हम लोगों ने कहा कि कौन है? ये है हमारे पर अपर युक्ति पृथकत्व विभाग संयोग परिमाप संख्या अभ्यास संस्कार, ये सब में मिलेंगे। ये जो गुण है सामान्य गुण, ये सारे द्रव्यों में जो भी हमारे महाभूत हैं उन सब में मिलेंगे। अब हमको तय करना है तो ये क्या है सामान्य गुण को भी विशेष गुण में परिवर्तित कर दिया। मतलब इन जो सामान्य गुण हैं ये भी किसी पर्टिकुलर द्रव्य के साथ अधिक अटैच है। जैसे जैसे
यहां से शुरू करें, वायु से शुरू करें। वायु इसमें लिखा हुआ सामने दिखाई पड़ रहा है सबको? तो वायु जो है पृथकत्व, वायु माने वो पृथक कर देती है। वो एक, जैसे वायु क्या करती है, वायु कोई पत्ता होता है उसको निकाल के दूर ले जाती है, मिट्टी होती है उसको दूर ले जाती है, तो पृथक कर देती है, पृथकत्व तो इसका है। तो ये वैसे तो सामान्य गुण सब में मिलेगा, लेकिन वायु का ये विशेष गुण के रूप में भी हो सकता है, सामान्य में विशेष, सामान्य में विशेष। जैसे कोई आप कहें कि आपको सामान्य कोई गुण है, उसमें भी विशेष रूप से कहा जाए कि विशेष रूप से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वैसे वायु का सबका सबका है, सब में है, वायु में भी पृथकत्व है, युक्ति है, विभाग है, सब कुछ है, लेकिन मूल रूप से उसका पृथकत्व है। पृथकत्व पृथक कर देगी वो। अग्नि क्या करेगी? अग्नि विभाग करेगी। अब विभाग और पृथकत्व में अंतर समझ लीजिए। विभाग और पृथकत्व में अंतर इस तरह कर सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई दवा आप लाएं और वो 200 ग्राम हो, कोई वैद्य दवा दे 200 ग्राम दे दे और कहें कि इसकी आप 60 पुड़िया बना लीजिए और 60 पुड़िया को एक पुड़िया आपको शाम को खाना है। तो अब जब पुड़िया बनाते हैं तो पुड़िया में भी वही कंटेंट है जो हमारे 200 ग्राम में था, तो इसलिए कंटेंट में कोई अंतर नहीं हुआ, यानी मूल कैरेक्टर वही रहा, मूल गुण वही रहा, कैरेक्टर वही रहा, विशेषता वही रही। उसको हम लोगों ने 60 भागों में बांट दिया, इसको विभाग कहेंगे। पृथकत्व में ऐसा नहीं है। पृथकत्व में दो तरह के गुण हैं, एक हमारा सही चीज है जिसको हम लेना चाहते हैं, और एक हमारा वेस्ट मटेरियल जिसको हम बाहर करना चाहते हैं। दोनों के गुणों में अंतर है। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा भोजन हम खाते हैं, तो जो अच्छा पदार्थ है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन उसको ले लेता है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है वो LI के द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा वो बाहर भेज दिया जाता है। तो ये पृथकत्व का एग्जाम्पल हो सकता है। मतलब एक अच्छी चीज लेना और बाहर चीज जो वेस्ट है उसको भेज देना। लेकिन विभाग में ऐसा नहीं होता है, दोनों के गुण वही रहते हैं, समान गुण रहते हैं, लेकिन उसको खानों में बांट दिया जाता है, कई टुकड़ों में बांट देते हैं। उसको अग्नि के साथ रखा, अग्नि यही काम करता है। अग्नि क्या करता है? जो कैटाबॉलिज्म है, जो ब्रेक करने का काम है, वो अग्नि करती है। एक कोई खाना भोजन हुआ उसको कैटाबोलाइज कर देती है, वो ब्रेक कर देती है। जल क्या है? जल संयोग है। संयोग माने जोड़ना। तो दो चीजों को जोड़ने के लिए जल सबसे बड़ा संयोग का है। एग्जाम्पल, जल सबसे अधिक संयोग करता है, तो वो जोड़ता है। जल ना हो तो आपकी कोई इमारत नहीं बन सकती। आप सीमेंट लगा दीजिए, कोई लोहा लगा दीजिए, कोई बालू लगा दीजिए, मोरम लगा दीजिए, लेकिन जब आप जल नहीं शामिल करेंगे तब तक वो जुड़ेगी नहीं। तो जल संयोग का। पृथ्वी, पृथ्वी को परिमाप, पृथ्वी माने पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी, इसको परिमाप के रूप में माना जाता है, इसलिए पृथ्वी के साथ परिमाप जोड़ा गया। काल, काल माने हम ऋतुओं की बात करते हैं, हम समय की बात करते हैं, हम कहते हैं 12 घंटे, हम कहते हैं 24 घंटे, हम कहते हैं कि 365 दिन, हम जितनी बात हम करते हैं, 6 ऋतुएं, 12 महीने, 7 दिन, ये जो संख्या है, इन संख्याओं के आधार पर हम काल की गणना करते हैं, इसलिए काल को संख्या के साथ जोड़ दिया गया। मुख्य रूप से वही। दिशा, दिशा माने क्या हुआ कि अभ्यास। जब हम कोई कहीं जाना चाहते हैं तो हम अभ्यास करते हैं जाने का। जैसे हम स्कूल जाना चाहते हैं तो आपको तैयार होकर के शुरू में बच्चे को सब तैयार किया जाता है और उसको छोड़ने के लिए जाते हैं, ताकि उसको ये मालूम हो जाए कि इस दिशा में उसको जाना है और ये उसका स्कूल है, तो उस दिशा में जाएगा और वो लगातार अभ्यास करेगा, तो उस दिशा में जाने का अगली बार से उसको आदत हो जाएगी। बाद में बच्चा खुद जान जाता है कि मेरा स्कूल किधर है, तो वो पैदल भी चला जाता है। तो ये इसीलिए दिशा के साथ अभ्यास को जोड़ दिया गया। मन क्या है? मन जो है, मन बहुत महत्वपूर्ण है, विचार करता है। तो वो अभ्यास, जब अभ्यास कोई आप करने लगते हैं, मान लीजिए आप सवेरे उठते हैं और ये आपका अभ्यास है, तो सवेरे अगर 6 बजे उठते हैं तो आप क्या होता है,
अंत में आपका ये आपकी आदत बन जाती है, आप 6 बजे उठते हैं। 6 बजे उठते हैं तो आप अध्ययन कर लेते हैं, अपना सारे होमवर्क कर लेते हैं, सारे काम करने के बाद आप फ्री हो जाते हैं। तो ये फिर क्या होता है, धीरे धीरे इसी अभ्यास के माध्यम से आप में कोई एक अन्य गुण माने और अधिक आपके पास अभ्यास को लोग कह रहे हैं कि अभ्यास से संस्कार बनता है। थोड़ा सा हम लोग का चरक का विचार है, चरक संहिता का जो विचार है थोड़ा सा डिफरेंट है कि अभ्यास से ही लगातार अभ्यास करने से संस्कार नहीं बनता, बल्कि यानी अगर आप समयबद्ध हैं तो आप समयबद्ध तो हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो अभ्यास आपका समयबद्धता संस्कार में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन संस्कार का एक और अर्थ है, संस्कार का अर्थ यह है कि जो आप समयबद्धता, अध्ययन ये सब आप कर रहे हैं, इनके साथ एक और गुण आपके अंदर हो जाता है तो आप गुणों में श्रेष्ठ होने लगते हैं। ये संस्कार है। केवल उतना नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं, इतने इन सब के माध्यम से आप अधिक संस्कारित होते हैं। आपको सब आपके हृदय में, आपका मन में परिवर्तन होता है और आप उसको अधिक कोई और अनेक गुण, उसमें अनेक गुण शामिल करते हैं। ये जो गुण शामिल होते हैं उस गुण के अलावा जो अभ्यास से आप कर रहे थे, अभ्यास में आप करते हैं कि जाना, अभ्यास में आप करते हैं कि आपको समय से उठना, आप उसमें करते हैं समय से सोना, समय से भोजन, समय से अध्ययन अध्यापन सब कुछ। लेकिन इनके साथ साथ एक संस्कार भी श्रेणी, उच्च गुणवत्ता की श्रेणी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं संस्कार। अब तो मन हो गया, अब बचे आत्मा और तम। तो इनके साथ दो और थे सामान्य गुण, पर और अपर। मूलतः ये नोट कर लीजिए, मूलतः दोनों के शब्दों में, दोनों के जो शब्द हैं उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। कभी पर को अपर भी कहा जाता है और कभी अपर को पर भी कहा जाता है। ये कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हिंदी का शब्द है। कहीं आपको पर को अपर भी कहा जाता है, कहीं अपर को पर भी कहा जाता है। यहां जो आशय लिया गया है इस आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या, आयुर्वेद में नहीं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो अर्थ लिया जा रहा है वो ये है कि तम माने पर माने दूर, अपर माने करीब, पर माने पराया, अपर माने पराया जो अपना सगा, इस रूप में आप लीजिए सगा। और तो पर माने पराया, तम से अलग हो करके हमारा जन्म हुआ है, तम से अलग हुए इसलिए हमारा जन्म हुआ है, इसलिए तम हमारे लिए पर है। अब आत्मा हमारे अंदर रह रही है तो इसलिए हम आत्मा के करीब हैं, इसलिए हम अपर है, इसलिए आत्मा के साथ अपर जोड़ा गया। क्लियर? किसी को समझ में नहीं आया बोले, पूछे, ये बहुत महत्वपूर्ण। आपने क्या बताया कि पर और अपर मतलब अपना और पराया? जी, पर क्या हुआ? पर माने पराया, पर मतलब पराया। अच्छा, अपर मतलब अपना, अपना। ये पर मैंने बताया ना कि पर और अपर दोनों का अर्थ एक ही है। कहीं कहीं पर का अर्थ भी अपर है, अपर का अर्थ भी पर है। लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो हम अपने सामान्य गुणों के अवधारणा रख रहे हैं, उसके आधार पर तम से अपने को अलग किया हमने, इसलिए हमारा जन्म हुआ। तम से सृष्टि हुई, तम से ही तो सृष्टि उत्पन्न हुई। तो उसमें जब भी हम जन्म लिए तो हम पर, उससे हम दूरी हो गई तो वो हमारे लिए पराया हो गया। और आत्मा जो हमारे साथ है उससे हम सगे हो गए, उसके बगल में हो गए, उसके करीब हो गए। ये अर्थ लिया जा रहा है। ठीक सर, आपने इसमें अभी ना आकाश का नहीं बताया, वायु से शुरू हुआ हमारा क्या? अब आकाश, देखिए आकाश का फिर बचा। अब जो सामान्य गुण थे उन सब सामान्य गुणों में, सब जितने सामान्य गुण थे सबको एडजस्ट कर दिया गया। ये कोई ऐसी विवेचना नहीं है कि आकाश की युक्त ही हो, ये कोई अवधारणा ऐसा मत मानिएगा कि चरक संहिता में बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन
अब हम लोगों सामान्य में इन्हें ये सामान्य गुण सब में है, यानी सारे द्रव्यों में, तब में भी पर, युक्ति, पृथकत्व, विभाग सब कुछ होगा, लेकिन उनके सामान्य में विशेष की बात अवधारणा आई तो ये कंसेप्ट आया गया। तो सब में जब 10 थे, 10 हमारे द्रव्य थे और 10 हमारे सामान्य गुण थे, सबको हमने एडजस्ट कर दिया, तो आकाश में युक्ति बची। युक्ति क्यों ली गई आकाश में, इसका कोई अवधारणा नहीं है, ना कहीं किताबों में है, ना कहीं चरक संहिता में है। इसलिए आकाश बचा था और युक्ति बची थी, तो आकाश को युक्ति के साथ जोड़ दिया गया। युक्ति माने उपाय जो आप करते हैं। तो आकाश अब उपाय किस रूप में उपाय करता है ये हम नहीं जानते, लेकिन ना इसका कहीं कोई स्पष्टीकरण है, लेकिन इनके रूप में वो है, तो आप उसको हम लोग आकाश के साथ युक्ति को जोड़ देते हैं। क्लियर? ठीक है। अब जो द्रव्यों को जो सामान्य ये विशेष गुण है, इन द्रव्यों में जो विशेष गुण है उनके लिए पर्टिकुलर बताया गया कि ये आकाश के लिए कौन सा विशेष में कौन विशेष है। सामान्य मत मानिए इनको, विशेष गुण है ये सब, लेकिन आकाश के साथ कौन सा, आकाश के साथ अप्रतिघात है, आकाश के साथ अप्रतिघात है ना। अब मतलब ये कोई प्रतिघात नहीं करता है, मृदु है, मृदु मृदु, स्निग्ध नहीं है, स्निग्ध नहीं है, स्निग्ध तो जल है, ये स्निग्ध नहीं है, लेकिन ये अप्रतिघात करता है, पोरस है, पोरस है और अप्रतिघात है, ये छिद्रयुक्त है और अप्रतिघात करता है। जैसे आप कोई किसी को हवा में मुक्का मारे तो कुछ नहीं होगा, तो ये आकाश है हमारे चारों तरफ, इसमें आप अगर कुछ करेंगे तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे वो कहा न्यूटन्स लॉ है ना कि प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये अब इसलिए आकाश को अप्रतिघात से जोड़ा गया। आकाश स्निग्ध नहीं है, आकाश मृदु है, नोट कर लीजिए आप, वो स्निग्ध नहीं है, स्निग्ध है आपका जल। ठीक है सर, ये दोबारा से हम ये क्यों, मतलब वो बीच में मैंने सुना नहीं कि फिर से ये क्यों कर रहे हैं, ऊपर एक बार हमारा हो गया ये, अब ये फिर से क्या रहा ये चीज, आकाश वायु, ये फिर से हम क्यों कर रहे हैं ये कि विशेष नहीं, सामान्य के साथ विशेष गुण भी तो है। देखिए ऊपर, ऊपर देखिए यहाँ पर ये वाले गुण, आप ये वाले ये विशेष गुण है ना, ये विशेष गुण है, द्रव्यों के विशेष गुण, ये विशेष गुण है। तो इन गुणों में कौन सा गुण, देखिए इनमें देखिए सब है, आकाश में मृदु है, लघु है, सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म शब्द है, जो स्निग्ध नहीं, सूक्ष्म शब्द है, तो सूक्ष्म और अप्रतिघात ये विशेषता है इसकी। सूक्ष्म शब्द जो है स्निग्ध, वो देखिए इसमें लिखा स्निग्ध, जल के साथ लिखा हुआ है, तो वहां जल मत लिखिए, वहां सूक्ष्म लिख दीजिए, वहां जहां पे लिखा हुआ है स्निग्ध वहां तो ये विशेष में विशेष है। यानी अगर आकाश की हम बात करेंगे, जैसे वायु की बात करेंगे, तो वायु हमारा शीत है और वायु हमारी रुक्ष है, रूखी हो जाती है त्वचा, तो हमारी शीतल ठंडक होती है। अग्नि में उष्ण और तीक्ष्ण है, मूल मेन कैरेक्टर क्या है, उष्ण, जला देगी। उसी तरह जल क्या है, जल द्रव है, स्निग्ध है, शीत है, ठंडा है, तो ये उस पिच्छिल है, पिच्छिल चिपचिपा है। पृथ्वी गुरु है, खर है, कठिन है और बिल्कुल मंद है, स्थिर है, स्थिर मंद भी नहीं है, स्थिर है। ठीक है, तो ये उनमें विशेष में वही उन्होंने यहाँ पर दोबारा कहा, ताकि आप बार बार उसको पढ़ेंगे तो आपको उनके विशेष में विशेष गुणों की बात आपको समझ में आ जाए, ये उसका अर्थ है। ठीक है, अब ये आपका पृथ्वी देखिए, जल में शीत और मंद दोनों है, और पृथ्वी का गुरु है शांत। आकाश से जी, आकाश से शुरू करिए फिर से ना एक बार। हाँ बताया तो, आकाश स्निग्ध नहीं है, आकाश सूक्ष्म है, सूक्ष्म है और प्रतिघात है, ऊपर लिखा हुआ है वहां। वायु रुक्ष है, चल है और हल्की से शीत भी है, कभी हल्का शीत भी है, शीत ठंडे भी होती है ना। अग्नि में उष्ण और तीक्ष्ण सबसे महत्वपूर्ण गुण है, और जल में शीतलता है और मंदता है, मंद, और पृथ्वी में गुरु है और सांद्र है। गुरु माने भारी और सांद्र, कंसंट्रेटेड।
अब हम लोग समवाय पे फिर आ गए। समवायो अप्रत्यग्भावो और भूम्यादि नाम गुणर्मतः सनित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुण। कह रहे हैं कि भूमि का अपने द्रव्यों के साथ अप्रत्यक्ष भाव ही समवाय है। ये समवाय नित्य है। क्यों समवाय नित्य है? क्योंकि जहां द्रव्य रहता है वहां गुण अनिश्चित नहीं है। यानी द्रव्य के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि द्रव्य के अंदर कौन रहता है? दो रहते हैं, एक गुण रहता है और एक कर्म रहता है। तो गुण और कर्म के माध्यम, इन गुणों के माध्यम से ही उसकी पहचान होती है। आपकी डॉक्टर कोमल बालवानी की पहचान केवल इसलिए है कि वो एक तो डॉक्टर हैं, तो सबसे डिफरेंट हो गए, और सब डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर है। एक तो ये हो गया। आप अगर आप में ये है कि आप अनुशासित हैं तो एक दूसरा गुण हो गया। आप सॉफ्ट स्पोकन है, ये तीसरा गुण हो गया। तो ऐसे गुणों, जो गुण है ये आपके द्रव्य के, पूरा शरीर आपका द्रव्य है, उसमें अंदर रहते हैं और इन्हीं गुणों से उस द्रव्य की पहचान है। तो वही कह रहे हैं कि सम, और ये किस भाव में रह रहे हैं? ये आपके पास समवाय भाव से रह रहे हैं। और समवाय भाव क्या है? कि अप्रत्यक्ष भाव है, उसको अलग नहीं कर सकते आप। समवायो अप्रत्यक्ष भावो भूम्याम दीनार गुणन मतः। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी आ गई हैं, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है। तो समवायो, प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम। समवायो अप्रत्यक्ष भावो द्रव्यादीना गुणे मत है। भूम्यादीना की द्रव्यादीना दो की बात है। द्रव्यादीना मतलब द्रव्य आदियों आदि में जो समवायों का, ये जो है गुण का है, समवाय भाव से रहता है। समवाय भाव से मतलब उसको अलग नहीं कर सकते। अगर ये कहूं, ये समवाय क्या है? ये नित्य है, सनित्य, समवाय के लिए यूज हुआ है। ये समवाय भाव मतलब अप्रत्यक्ष भाव नित्य है। मतलब नित्य माने निरंतर, नित्य माने जो नष्ट नहीं हो सकता। नष्ट तभी होगा जब द्रव्य भी नहीं रहेगा। जब द्रव्य नहीं रहेगा, जब वो द्रव्य मृतप्राय हो जाएगा तो वो समवाय खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक जीवन है तब तक वो समवाय भाव से ये गुण रहेगा उसमें। क्यों रहेगा? सनित्यो, ये समवाय भाव नित्य है। यत ही द्रव्यम, क्योंकि अगर जहां द्रव्य है वहां गुण का होना बिल्कुल है, आवश्यक है। बिना गुण के वो द्रव्य रह ही नहीं सकता। ये जैसे उन्होंने एग्जाम्पल बहुत से दिए हैं। आकाश द्रव्य है, आकाश को अपने माना द्रव्य है। उसका कर्म क्या है? अप्रतिघात। उसका गुण अप्रतिघात है। क्या करता है वो? कोई रेजिस्टेंस नहीं करता, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और उसका गुण क्या? शब्द है। हम लोगों ने शब्द पढ़ा ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो शब्द आकाश का है, स्पर्श आपका वायु का है, रूप आपका जो है इसका अग्नि का है, और जल का आपका रस है, और गंध है आपका पृथ्वी का। तो ये जो है गुण, कर्म और गुण दोनों का समवायी कारण, समवायी कारण नहीं, समवायी कारण। समवायी कारण मान रीजन, जो जुला मिला जुला रहना, ये आकाश की वजह से है। ठीक है, वही संवाद। उसी तरह वायु द्रव्य है। फिर वो कर्म का है, वो कर्म फिर वो अलग हो जाएगा। गुण तो उसमें मिल गया, समवायी हो गया, लेकिन जब हम कर्म की बात करें तो कर्म उसमें अलग हो गया। नहीं, कर्म भी तो रहता है, कर्म गुण दोनों रहते हैं। लिखा यत्राशतो कर्म गुणा और कारणम सब, पहला ही लिखा हुआ है। द्रव्य वो है जिसमें कर्म और गुण दोनों उसी के अंदर रहते हैं। जी। पहला द्रव्य का परिभाषा में लिखा हुआ है कि द्रव्य में कर्म और गुण दोनों रहते हैं। लेकिन गुण जो है, गुण क्या करता है? निश्चेष्ट छूटा। कर्म तो हिलता जुलता है, कर्म आपको हिलाता है, गुण नहीं हिलाता। गुण तो आपके स्थिर है, निश्चेष्ट है, स्थिर है, लेकिन निश्चित रहेगा। कर्म दोनों रहते हैं, ऐसा नहीं कि केवल गुण रहता हूं। तो वायु द्रव्य है। कर्म क्या है? शोषण, सुखाना है। और गुण क्या है? स्पर्श है। तो दोनों इसी वायु की वजह से रहते हैं। अगर वायु ना हो तो दोनों नहीं रहेंगे। तेज द्रव्य है, अग्नि ज्वाला जिसकी बात कर रहे हैं। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हो गई हैं, ज्वाइन कर लिया उन्होंने, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और जो है चाइनीज की
मुख्य फैकल्टी हैं, हेड हैं, और हमारी फैकल्टी भी है। तो तेज द्रव्य है, अग्नि द्रव्य है, कर्म जलाना है, और उष्णत्व गर्मी करना इसका गुण है। तो कर्म गुण दोनों अग्नि में है। अगर मान लीजिए, ये क्या कल्पना कर सकते हैं कि कोई अग्नि है वो जलाए नहीं आपको? संभव है? बिल्कुल नहीं। तो बस वही है, जिस दिन ये अग्नि जलाना बंद कर देगी तो हम कहेंगे अग्नि नहीं है। अगर अग्नि बुझ जाए तो वह जलाएगी नहीं, तो अग्नि नहीं रही ना। वो तो मान लीजिए तीली, माचिस की तीली आपने लगाया, जल रही थी, जब तक जल रही तब तक अग्नि थी, और जब अग्नि समाप्त हो गई तो माचिस की तीली नॉर्मल हो गई, तब वो अग्नि नहीं रही ना। उसी तरह पृथ्वी द्रव्य है, इसका कर्म क्या? घट और गंधवान। मतलब कोई बना इससे बना सकते हैं कुछ चीजों को बना सकते हैं। घट माने कोई घड़ा, इसको घट बना सकते हैं। कर्म है, कर्म बना है ना, उससे मिट्टी को आप जिससे चाहे उसको मिट्टी को आप उस अपने हिसाब से ढाल लीजिए। और गंधवान होना गुण है। तो कर्म गुण दोनों का समवायी कारण भी पृथ्वी है। पृथ्वी इज द रीजन। काल द्रव्य है, कालियत या भूतानीत काला, ये मतलब काल द्रव्य है। क्या करते हैं? नष्ट करती है मनुष्य को। काल के गाल में आकर के नष्ट हो जाते हैं मनुष्य, तो वो प्राणियों को समाप्त करना इसका कर्म है। और शीत उष्ण वर्षा भी कराती है यही। तो ये भी अनित्य है, मन नित्य है, अनित्य नहीं है, ये हमेशा है। काल कभी नष्ट नहीं होता, आत्मा के साथ जाता है। ठीक है। और इसका समवायी कारण भी काल है। दिशा द्रव्य है। कर्म क्या है? कर्म आप देखिए कि पूरा पश्चिम दिशा, इनका संकेत देना उनका वो है। और एक विभु व्यापक है, व्यापक और नित्य है। तो ये भी नित्य है, ये भी अलग नहीं होता। इन दोनों का समवायी कारण भी दिशा है। मन द्रव्य है, इसका कर्म क्या है? चिंतन करना, विचार करना, ये सोचना, एनालिसिस करना, ध्येय करना, संकल्प करना, इसके गुण है। और अणुत्व और विवेकत्व आप पढ़ेंगे आगे चल के। अणुत्व माने बिल्कुल छोटा होना, सूक्ष्म होना। ये आत्मा से केवल बड़ा है, आत्मा सूक्ष्मतम है, आत्मा से बड़ा है। अणुत्व है, मतलब अणु के रूप में एक ही सिंगल है। और एक अणुत्व मतलब छोटा है, और एकत्व माने सिंगल है। मन उद्धव मन नाही 10-20। गोपिकाएं कहती है वो श्री कृष्ण भगवान से, वो उनसे उद्धव से श्री कृष्ण भगवान के लिए कि उद्धव मन नाही 10-20। मन 10-20 नहीं होते हैं, मन एक ही होता है, इसलिए ये एकत्व तो कहा गया है। उद्धव मन नाही 10-20, और एक हो तो सो गयो श्याम संग। एक था जो श्याम के साथ चला गया। को आराधे ईश। दूसरा मन कैसा है? जो ईश की आराधना करे, जो आप बता रहे हो ज्ञान की भाषा। ज्ञान की भाषा समझे कैसे? क्यों मन ही नहीं हमारे पास, मन तो चला गया श्याम के पास। तो वो कंसेप्ट है। तो इन दोनों का समवायी कारण भी मन है। आत्मा द्रव्य है, इसका कर्म क्या है? जाता है, आता है ऊपर, मतलब कभी आत्मा आपके साथ रहती है, कभी शरीर के साथ चली जाती है, तो ये उसका कर्म है। और गुण निर्विकार है, अनअटैच्ड है, उसी से अटैचमेंट नहीं रहता है, अनादि है, इसका आदि मध्य किसी को मालूम नहीं है। तो ये सुख दुख ईर्षा इनके सब इसके कर्म के रूप में है। इसका समवायी कारण भी आत्मा है। अब 10वां द्रव्य हम तम को मानते हैं, लेकिन तम पर चर्चा हुई थी, हम बता रहे थे कि तम पर चर्चा हुई थी कहां पर? चरक संहिता में। चरक संहिता में तम पर चर्चा हुई, उसको द्रव्य माना जाए कि न माना जाए। लेकिन इसलिए नहीं माना गया क्योंकि जैसे अग्नि जलती, तम माने अंधकार, जैसे अग्नि जलेगी वैसे ही आपका तम नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए दो विचार हुए। एक तो हुआ भाव और अभाव, यानी इसमें दोनों चीजें। अगर हम अग्नि को हमने द्रव्य मान लिया तो उन्होंने कहा कि हम क्यों इसको माने, क्योंकि जब तम अग्नि रहेगी तो तम नहीं रहेगा, और अग्नि नहीं रहेगी तो तम रहेगा। तो दोनों में से एक को माना, तो उन्होंने अग्नि को मान लिया था। लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसको मान लिया गया, तम को माना गया। तम को इसलिए माना गया कि तम से हमारी सृष्टि हुई है, तम से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो हम लोगों ने कहा कि तम से उत्पत्ति हुई है तो हम इसको 10वां मान ले। 10वां मानने से हमारे लिए जो
थेरेपी थी वो थेरेपी आसान हो गई। 10 हमारे द्रव्य हो गए और 10 हाथों की उंगलियां हो गई, पैरों की उंगलियां 10 हो गई, इसलिए हमको 10 मानने में, सैगल जी समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी आ रहा है। क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए आपको और अधिक समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है, हाँ जी। अब 10 उत्पत्ति सिद्धांत में बात सोचिए कि ये 10 उत्पत्ति सिद्धांत कैसे हुए, इन पर हम लोग चर्चा कर लें। अब जब 10 हमारे पास थे तो हम लोगों ने देखा कि ये जो अंक है, ये अंक, अब अंक को आप द्रव्य मानिए और अंक को ऊर्जा मान लीजिए, बस यहां से शुरू करिए। अंक द्रव्य है और अंक ऊर्जा है, बस यहां से अब हम शुरू करते हैं। 0 से लेकर के, हम लोगों ने 0 कहा था, तम को 0 दिया, 0 से उत्पत्ति हुई और 9 तक हम ले गए। 1 से 10 तक नहीं ले गए हम लोग, 0 से लेकर, कहा कि 0 से लेकर के 9 तक ये प्राथमिक अंक संख्याएं हैं, और उसी में 0 के बाद अगली बार 9 में 0 लगा दीजिए तो पूरा अंक बन जाएगा, 1 में 0 लगा दीजिए तो 10 बन जाएगा, फिर 1 में, फिर आगे 2 में 0 लगा दीजिए 20 बन जाएगा, ऐसे होगा 1 से लेकर 9 तक रहे। तो उन प्राथमिक संख्याओं को हम लोगों ने कहा, अब हम लोगों ने कहा कि एक तो तम और एक आत्मा, ये बड़ी ऊर्जा है, तम से सृष्टि हुई है और 9 से हमारा क्या हुआ है, आत्मा। तो 0 और 9, 0 और 9 बड़ी संख्याएं मान ली गई, यानी बड़ी ऊर्जाएं मान ली गई, बड़ी ऊर्जाएं मान ली गई। तो इनको, अब इन पर आगे कैसे क्या हुआ, उत्पत्ति का था। तो जैसे चाइनीज ने बनाया था कोई साइकिल, वैसे हम लोगों ने साइकिल बना दिया, आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन में भी। ठीक है, बोलिए, ये समझ में आ रहा है? तो जो साइकिल बनी थी वहां साइकिल बनी थी ना, तो यहां भी साइकिल बना दिया। अब साइकिल में हम लोगों ने देखा कि कुछ ऊर्जाएं कम सक्रिय हैं और कुछ ऊर्जाएं अधिक सक्रिय हैं। तो दो ऊर्जाएं कम सक्रिय थी उनको एक तरफ रख दिया और जो अधिक सक्रिय थी वो एक तरफ रख दी गई। तो 0 नीचे और 9 ऊपर रख दिया गया। 9 क्यों? 9 सबसे बड़ी अंक थी, आत्मा सबसे पावरफुल। तो 0 और 9 को हम लोगों ने नीचे और ऊपर रख दिया। मतलब उस, अगर कोई सर्किल बनाए हम तो 0 नीचे रख दिया, 9 ऊपर रख दिया गया। ये पहले हम लोगों ने स्थापित कर लिया। अब आया कि 4 बचे 8। तो 8 जब बचे तो हम लोगों ने कहा कि जो कम सक्रिय ऊर्जाएं हैं एक तरफ और अधिक सक्रिय ऊर्जाएं एक तरफ। तो कम सक्रिय में हमको मिली 1, 4, 5, 8। 1, 4, 5, 8 हमारी कम सक्रिय ऊर्जा थी, यानी आकाश, 4 माने जल, 5 माने पृथ्वी और 8 माने मन। एक कम सक्रिय ऊर्जाएं थी। सक्रिय ऊर्जा में कौन हुआ? 2, 3, 6, 7। ये नंबर कहां से शुरू किया हम लोगों ने? देखिए उसी रूप में हम लोगों ने क्या कहा था? हम लोगों ने कहा था कि आकाश पहला द्रव्य है। ये भूल रहे नहीं भूल रहे होंगे ना? तेषा में गुणा पूर्व कहा ना, खादिन यात्मा मनः कालो। तो जो उसमें कह रहे हैं कि खा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और यही क्रम आपको रखना है। काल, दिशा, मन, आत्मा, यहां तक आपको क्रम यही रखना है। तो उसमें पहला क्या अंक हुआ? पहला हुआ, 1 नंबर हुआ आकाश, 2 नंबर हुआ वायु, 3 नंबर हुआ अग्नि, 4 नंबर हुआ जल, 5 नंबर हुआ पृथ्वी, 6 नंबर हुआ काल, 7 नंबर हुआ दिशा, 8 नंबर हुआ मन, 9 नंबर हुआ आपका आत्मा। इस रूप में ही उसको रखा गया। 0 हम लोगों ने रख लिया कि तम को। ठीक, तो अब उसमें देखा गया कि 2, 3, 6, 7 हमारी अधिक सक्रिय ऊर्जाएं थी, तो उनको एक तरफ कर दिया गया और इसलिए एक हम लोगों ने साइकिल बना दिया। अब साइकिल बनाने के बाद देखिए, जब ये बोलिए, इसमें समझ में आ रहा? डॉक्टर कोमल बोलिए। जी सर। 0 और 9 को ऊपर रख दिया, 0 को नीचे, 9 को ऊपर रख दिया गया। एक तरफ सक्रिय ऊर्जाएं हों, अभी लेफ्ट राइट में मत जाइएगा, अभी
2 3 4 2 3 6 7 एक तरफ और 1 4 5 8 एक तरफ, तो 4 4 8 हो गए और ऊपर नीचे 10 हो गए। ठीक, तो 10 अंक हमने स्थापित कर दिए। अब ये हमारा साइकिल बन गया कि 3 ओरिजिन साइकिल, ये ओरिजिन साइकिल है। इसी पर हमको आगे प्लॉटिंग करनी है कि कैसे हम प्लॉटिंग करें। क्लियर हो गया? जी सर। यहां तक क्लियर हो तो आगे जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे बताएंगे आपको। अब जब ये क्लियर हो गया, अब हम लोगों को याद करना पड़ेगा। कहाँ याद करना पड़ेगा? फिर यावंतो ही लोके मूर्तिवंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे, और यावंत पुरुषे तावंतो लोके, जो भी कुछ अखिल ब्रह्मांड में है वो हमारे पुरुष में है, यानी व्यक्ति में है, और मानव में है, और जो मानव के भाव हैं वो ब्रह्मांड में है। ये हमारा सिंथेसिस है, ये हमारी कल्पना है, पॉस्टुलेशन है, और ये हमारा दार्शनिक विचार है आयुर्वेद का। अब इस आयुर्वेद के विचार को 1975 में प्रोफेसर पार्क जेवू आते हैं और उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मांड में और मनुष्य में हम तुलना कर सकते हैं, तो मनुष्य के अंदर अगर कोई ऐसा अंग है जिससे हम तुलना कर सके, तो उन्होंने एक तुलना कर दिया, उसको उन्होंने एक सादृश्यता सिद्धांत कहा और उसको नाम दे दिया सुजोग थेरेपी। 1975 के पहले 75 के बाद 87 तक ये आ चुकी थी, ये थेरी, उनका तमाम सिद्धांत आ चुके थे, फंडामेंटल थेरी, होमो हेट्रो न्यूट्रो न्यूट्रो, ये सब कंसेप्ट आ चुके थे उनके। हमारा ये डेवलपमेंट कब का है? अमन जी बताना चाहेंगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर डेवलपमेंट कब का है? 15 इयर्स तो 15 से 20 इयर्स हो गए। नहीं, ये लगभग 2000 के आसपास, ठीक है, 2000 के बाद का है। 1995 में हम लोग जब यहाँ संस्था बनी थी, तो संस्थान जो हमारा था वो 1995 के बाद डेवलप हुआ, 95 के आसपास डेवलप हुआ, 94-95 में। और यहाँ पर उस समय जब शुरुआत हुई तो रिफ्लेक्सोलॉजी के हेड जो थे प्रकाश नहीं डॉक्टर बोहरा आए थे। तो डॉक्टर बोहरा जो आए थे तो उन्होंने ये उसमें वहीं पर शुरुआत हुई थी, तो 95 के आसपास। अब 1995 बाद 5 साल तक ये चाइनीज का पूरा डेवलपमेंट होता रहा। 2000 के बाद आयुर्वेद की बात आई कि भाई इसी धरती पर आयुर्वेद भी है, तो उनके सिद्धांतों को हम लोग क्यों न करें। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर डेवलपमेंट है। उनके प्रेरणा स्रोत जो है हमारे पहले हुए खेमका सर, और खेमका सर ने कहा जे.पी. अग्रवाल सर से कि आप इस पर जो है हम लोग रिसर्च करें, और आगे हुआ तो अल्टीमेटली फिर इस पर रिसर्च हुई, और वाराणसी के ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की जो टीका थी वहां, उसके आधार पर पूरा ये डेवलपमेंट शुरू हुआ। उनके श्लोकों को किया गया, बाद में वात पित्त कफ के आधार पर इसको तय हुआ, और अंत में ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर 2002 के आसपास पूरा एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आया, ये सब उसी के उसमें है। तो चूंकि 1975 के पहले ही 75 के और 88 के बीच में प्रोफेसर पारजीवू का स्थापना हो चुकी थी, इसलिए हमको आसानी हो गई। याद करिए, उन्होंने पहले सिद्धांत बना दिया था कि हाथ में सुजोग थेरेपी, यानी सुजोग हाथ और पैरों के आधार पर। उन्होंने कहा था हाथ में है हमारी सारी मेरिडियंस चाइनीज, तो इसी में मेरिडियंस उन्होंने कर दिया था, और इन्होंने सारे हाथों में पैरों में कर दिया था। हमको आसानी हो गई इस्टेब्लिश करने में कि हम उनके बेसिस पर हम भी ले जाएं। तो हम लोगों ने क्या किया, अब देखिए, हम लोगों ने कहा कि जो सामान्य विशेष की अवधारणा है, अब यहीं पर देखिएगा, यहीं पर प्लॉटिंग है, इस प्लॉटिंग को भूलिएगा नहीं। सहगल जी, डॉक्टर कोमल, प्लीज यहीं पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग मेन कंसंट्रेशन है। सामान्य विशेष की अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने माना कि ऊपर का जो विशेष है सर हमारा, वो विशेष है, क्योंकि यह पहचान देता है कि हम कौन हैं। सहगल जी को हम पहचान नहीं सकते अगर शरीर का ये भाग, सिर का भाग न दिखाई पड़े। डॉक्टर कोमल के पहचान नहीं सकते, हम चेहरे से पहचानते हैं, आंखों से पहचानते हैं। इस चेहरे की वजह से ही हमारा पहचान है, इसलिए इसको विशेष माना गया, शेष सामान्य है। उसी तरह
दाहिने हाथ को हम लोगों ने सामान्य इसलिए कहा कि सामान्यतः हम इसी से काम करते हैं, इसलिए सामान्य है, और जो जिससे कभी कभी काम लेते हैं वो विशेष है। यद्यपि ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है कि कुछ लोग बाएं हाथ से काम करते हैं, अमिताभ बच्चन भी बाएं हाथ का बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन नॉर्मली देखा गया वो यही थॉट है कि दाहिने हाथ से अधिक काम करते हैं वो सामान्य है और बाएं हाथ हमारा विशेष है। तो हम लोगों ने सामान्य से शुरुआत किया। तो जो हमारे कम सक्रिय ऊर्जाएं हैं वो देखिए वो सामान्य ऊर्जाओं के रूप में हमने लिया। तो हम लोगों ने पहले देखिए उंगलियां भी भाई छोटी बड़ी है, हाथ की उंगलियां देखिए छोटी बड़ी है, सबसे छोटी उंगली कहलाती ही है, बोलिए। जी सर। स्मॉल फिंगर, तो उसके बाद फिर इंडेक्स फिंगर उससे बड़ी होती है, फिर उससे बड़ी होती है रिंग फिंगर, और उससे बड़ी होती है आपका मिडिल फिंगर। क्लियर? बोलते जाइए, यही प्लॉटिंग है। इस प्लॉटिंग के बाद फिर दोबारा तो आपको हमेशा बताना पड़ेगा कहां पर क्या है। तो अब हम लोगों ने दाहिने हाथ से शुरू किया। पहले तो आप सुन, हमने कहा था कि जीरो, तम और आत्मा हम लोगों ने बड़ी ऊर्जा माना। हमारे सबसे हाथ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पांचों उंगलियों में कौन पावरफुल है? आत्मा। नहीं, हाथों में पावरफुल, हाथ उंगलियों में कौन सी उंगली पावरफुल? थंब पावरफुल है। तो थंब को हम लोगों ने माना कि राइट वाले को 0 और लेफ्ट वाले को 9, ये नंबर हम लोग अलॉट कर दिया। ये ऊपर था ना, 9 नंबर ऊपर था, तो 9 नंबर को हम लोगों ने कह दिया 9 नंबर सबसे ऊपर है, तो उसको आत्मा कह दिया, और इसको हम लोगों ने कह दिया 0। तो ये दो बड़ी ऊर्जाएं, और ये बड़े दो ही थंब है, तो दोनों बड़ी ऊर्जाएं हैं। दोनों बड़ी ऊर्जाओं को हम लोगों ने बड़े महत्वपूर्ण पद दे दिए। क्लियर? अब बचे हमारे पास 4 4 8। तो हम लोगों ने शुरू किया सामान्य से। तो सामान्य हमारे क्या, कम सक्रिय ऊर्जा में हम लोगों ने क्या रखा था? 1 4 5 8। तो एक नंबर देखिए, एक नंबर कहां पर आ गया? सबसे छोटी उंगली में। इसको आकाश कहा हम लोगों ने। पहला नंबर आकाश का है ना, आप लोग उसको मत भूलिएगा, नहीं तो फिर सारा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, यही है क्रम। तो पहला नंबर आकाश, राइट से शुरू किया, स्मॉल फिंगर सबसे छोटी उंगली आकाश हो गई। अब हमने देखा कि उस उंगली में कोई इसी के बराबर कोई उंगली है कोई उंगली? नहीं, इसके बराबर नहीं है कोई भी। बराबर नहीं है। इधर तो है बराबर, हाँ जी, इधर है बराबर, इसके बराबर, इस छोटी उंगली के बराबर कोई उंगली है इधर? स्मॉल फिंगर है ना? हाँ, तो स्मॉल फिंगर, तो इसमें अब 2 नंबर इसको दे दिया हम लोगों ने। 2 नंबर है वायु। अब ऊर्जा का एक सिद्धांत है कि ऊर्जा करीब रहती है, पहले सबसे करीबी रहेगी ना। तो ऊर्जा करीब, इसी हाथ में जब ऊर्जा यहां पर आ गई तो 3 नंबर की ऊर्जा यहां पर आएगी ना, उससे बड़ी उंगली 3, इंडेक्स फिंगर। तो 3 नंबर यहां आ गया, अग्नि। फिर हमने देखा कि इसमें इससे सब बड़ी है, लेकिन इस हाथ में देखा कि यहां पर तो है, तो 4 नंबर हो गई। जब 4 नंबर बन गई तो ऊर्जा 5 नंबर जाने के लिए यहीं पर फिर चली गई बगल में 5 नंबर। तो इस उंगली के बराबर यहां सब बड़ी थी, इस यहां पर 6वें नंबर मिल गई, ये वाली रिंग फिंगर। उसके बगल में 7 नंबर मिल गया, उसके बगल में फिर सामने उसके 8 नंबर मिल गया। तो इस तरह हम लोगों ने 1 4 5 8 ये इस एक तरफ हो गई, 2 3 6 7 एक तरफ हो गए। ये प्लॉटिंग का आधार हो गया कि आकाश को हमने राइट में रखा, वायु को हमने लेफ्ट में रखा, अग्नि को हमने लेफ्ट में रखा, जल को हमने राइट में रखा, पृथ्वी को हमने राइट में रखा, काल को हमने 6 नंबर में लेफ्ट में रखा, फिर दिशा को हमने लेफ्ट में रखा, और मन को हमने राइट में रखा, और आत्मा को रखा लेफ्ट में, और तम को रखा राइट में। ये 0 1 4 5 8 हमारा एक तरफ हो गया, और 2 3 6 7 9 एक तरफ हो गया।
क्लियर? ये दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्लॉटिंग। पैरों में हम लोगों ने, अब नोट कर लीजिए फिर से, पैरों में हम लोगों ने उसी सिद्धांत को रखा, ऐसे ही पैर को रख दिया, ऐसे अंगूठा बगल में है, ऐसे ही हाथ में रख दिया, जो नंबर यहां ऊपर थे हाथ में वही पैरों में स्थापित कर दिए। वहां हमने छोटे बड़े का अंतर नहीं किया, क्योंकि वहां सबके अलग अलग होते हैं, किसी का बीच वाली उंगली बड़ी होती है, किसी के बीच में छोटी होती है, ठीक है? तो उसमें वहां कोई अंतर नहीं किया, ऐसे ही प्लॉटिंग वहां भी कर दिया। हाथ की प्लॉटिंग एक सिद्धांत के आधार पर की गई, और पैर की जो हाथों में की गई थी प्लॉटिंग वही पैरों में कर दी गई। क्लियर? यहां अंगूठा छोटा है लेकिन वहां अंगूठा बड़ा है, देखिए पैरों में, तो वहां ध्यान नहीं दिया गया, वहां तो कहा गया कि नहीं, जो भी छोटा बड़ा उसी रूप में, देखिए देखिए 0 1 4 5 8 एक तरफ है राइट में, और इधर 2 3 6 7 9 एक तरफ है। क्लियर हो गया नहीं सब? पवन जी, यस सर, डॉक्टर कोमल, यस बोलिए। ये कंसेप्ट है जिसकी वजह से ये हमारा आयुर्वेद का ये वहां ये प्लॉटिंग का आपको, ठीक है? अब इन्होंने अपना तमाम बताया है कि मेरिडियंस की जो बात कह रहे हैं, वैसे तो मेरिडियंस हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत है, और जो मेरिडियंस यहाँ कह रहे थे कि मैन क्रिएटेड डिजीज अकर्स, मैन क्योर्ड ऑफ डिजीज, कंसेप्ट वहां पर चाइनीज का था। हमारे यहाँ जो भी भौतिक पराभौतिक सब है, वो सब हमारे पास जो है, भौतिक पराभौतिक, ये सब हमारे मेरिडियंस है, हमारे उसमें स्रोत, इनको हम लोगों ने स्रोत कहा। तो ये स्रोतों का वर्गीकरण के आधार पर हम लोगों ने कैसे किया, क्या खाएंगे? सुनना जी ठीक है? अब ये अब कोई बताना चाहेगा इस पर? ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिडियन, बोलिए, कोई बताना चाहेगा? नहीं? ये कैसे हम लोगों ने जो वर्ड, ये मेरिडियंस जो रखे हम लोगों ने, वो कैसे रखे? पहले तो आप 2 मिनट जरा समझा दीजिए वाला। ये देखिए, हाथों पैरों में जो तुल्यता थी कंसेप्ट, वही है, वो है, जैसे ये बात है ना, शरीर है और ये हमारा वो है, तो इन्हीं के बेसिस पर हम लोगों ने पूरे शरीर को अगले अगले भागों में कर दिया, और वहां पर आगे मेरिडियन कंसेप्ट आ गया कि भाई शरीर के भाग को हमको अलग करना है, तो कैसे लेना है। तो अब मेरिडियंस कैसे बनी, फिर प्रोफेसर पारजीवी को शरण में जाइए। अब वो हम लोग कभी बाद में बताएंगे, जब सेमेस्टर 2 पढ़ाएंगे तो हम उसका कंसेप्ट बताएंगे प्रोफेसर पारजीवी का, और तब हम लोग इसको पूरा क्लैरिफाई कर पाएंगे कि भाई ये मेरिडियंस का जो सिस्टम लिया उन्होंने, क्यों ऐसा लिया कि लंबवत लिया, वर्टिकल लिया, फिर हॉरिजॉन्टल लिया, फिर स्पाइरल लिया। ये आपको सेमेस्टर 2 में क्लियर होगा, ठीक है? जो लोग सेमेस्टर 2 करेंगे, क्योंकि एक चैप्टर वहां नहीं है, बल्कि उस पर चूंकि तब तक समझ बढ़ चुकी होगी आप लोगों की, तो आप प्रोफेसर पारजीवी को और अच्छी समझ पाएंगे, और तब उसी बेसिस पर हम, अब इन्होंने जो हम सामान्य रूप से आपको बता रहे हैं वो ये है कि अगर किसी मैप में आप जाइए तो आपको देखना पड़ता है कि इंडिया का नक्शा देखिए, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि एक परिकल्पना की गई है, पॉस्टुलेशन है, वो भी दार्शनिक विचार है, हो सकता है कि भाई उन्होंने पृथ्वी का पूरा अक्षांश और देशांतर, ऊपर लंबी लाइनें, आड़ी मतलब इस तरह की लाइनें, पैरेलल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इन लाइनों में डिवाइड कर दिया। और इन लाइनों में डिवाइड करने के बाद क्या किया कि जो
अब किसी जगह पहुंचना है तो आपको बताना पड़ेगा, आपको इससे बताइए कि आपको यहाँ कानपुर से दिल्ली जाना है, तो आपको कहा गया कि पहले पश्चिम जाइए तब आपको दिल्ली मिलेगी। तो हो सकता है कुछ दूर जाना पड़ेगा आपको पश्चिम, कुछ दूर थोड़ा जाना पड़ेगा हल्का सा थोड़ा सा उत्तर की तरफ, किसी समय थोड़ा सा दक्षिण जाना पड़ सकता है, क्योंकि एंगल अलग अलग होगा ना। तो वो कंप्यूटर की भाषा में कहेंगे तो कहेगा आप स्ट्रेट जाइए, फिर राइट मुड़िए, फिर राइट फिर मुड़िए, फिर 2 अंक उतरिए, फिर तीसरा अंक पर आइए। तो ये हम लोगों ने कभी मैथ्स वगैरह में कोई चार्ट बनाया होगा कि 2 ऊपर जाइए, फिर 2 दाहिने जाइए, फिर 2 नीचे उतरिए, यहाँ पे एक जगह मिलेगी। वैसे ही स्रोतों का वर्गीकरण ऐसे हुआ कि वर्टिकल, पूरे शरीर को वर्टिकली बांट दीजिए, वर्टिकल पूरे शरीर को हॉरिजॉन्टली बांट दीजिए। तो इस रूप में हम लोगों ने कहा कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बांटने से जिस जगह पर पहुंचना है हमको, उस जगह का लोकेशन हमको मिल सकती है। हमको हार्ट में पहुंचना है और हम पैर में है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो पैर से आपको कहा जाएगा कि पैर से पहले आप, अगर आपकी लंबाई मान लीजिए 5 फीट है तो कहा जाएगा लगभग 4.5 फीट 4 फीट ऊपर उठिए, और फिर आप नीचे से अगर जाना है तो कहिए आप वो लेफ्ट में है तो राइट मुड़िए, तो आपको लेफ्ट में मिल जाएगा। इस तरह इस अवधारणा पर ये क्लासिफिकेशन और मेरिडियन बना गया, जबकि यह वास्तव में कंसेप्ट है। ये प्रोफेसर पार्क ने कहां से लिया है नहीं कह रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं और वो कहते हैं कि फंडामेंटल फोर्सेस की वजह से ये मेरिडियंस का कंसेप्ट आया, और उसी को हम लोगों ने ये जो फोर्स थी उनको हम लोगों ने अपने सिद्धांत में लागू कर दिया। तो इसमें लिखा हुआ है कि तुल्यता का निर्धारण करते समय चाइनीज एंड ओनरी सुजोग सादृश्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेदिक मेरिडियन का वर्गीकरण किया जा रहा है। देखिए पढ़िए इसमें ये लाइन, ये ऊपर देखिए ये है, यहाँ पर आयुर्वेदिक स्रोत मेरिडियंस अथवा शरीर अवयव की तुल्यता का निर्धारण करते समय चाइनीज एंड ओनरी सुजोग सादृश्य सिद्धांत को ध्यान रखते हुए आयुर्वेदिक मेरिडियन का वर्गीकरण किया जा रहा है। कोरिया के प्रोफेसर पारजीवू ने तुल्यता के सिद्धांत के आधार पर शरीर पर उपलब्ध मेरिडियन को हाथ की हथेली और पांव के तलुओं पर बियोर मेरिडियन के नाम से प्रतिस्थापित किया है। पुनः एक अंगुली को पूरे शरीर को तुल्यार्थ मानते हुए अंगुली में अनेक प्रकार की मेरिडियन को प्रतिस्थापित किया है। ये जो कंसेप्ट है उसके आधार पर लंबवत स्रोत आए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आए, स्पाइरल आए, और इन्हीं के आधार पर हम लोगों ने ये चीज बनाई कि ऊपर के 3 जोड़, अभी 3 जोड़ समझ लीजिए, इन्हीं पे पूरा वो है, उसके बाद फिर खत्म। फिर आप तो जो है क्योंकि ये कंसेप्ट बड़ा है, तो ऊपर का साइंस की भाषा में जो जुड़ा होता है शरीर से, हथेली से, उसको जो बोलते हैं प्रॉक्सिमल, ठीक है। बीच वाले को बोलते हैं मीडियल, और तीसरे को इसको बोल देते हैं हम लोग डिस्टल। दिखाई पड़ रहा है सबको? यस सर। जी सर। तो अब ये उंगली अगर यहाँ इस में तो सबसे अधिक मूवमेंट करती है ना, यहाँ सबसे कम मूवमेंट होगा, अब बीच वाले में अधिक मूवमेंट, बीच दोनों इसमें इससे कम होगा, इससे अधिक होगा। तो इस आधार पर वात पित्त कफ को रखा गया। वात माने वायु, वायु में मूवमेंट अधिक होता है, तो वायु ऊपर वाला मूवमेंट अधिक हो रहा, तो इस ज्वाइंट को वात ज्वाइंट कह दिया गया, इसको पित्त ज्वाइंट कह दिया गया। और कफ ज्वाइंट माने पृथ्वी होती है, पृथ्वी स्थिर है ना, पृथ्वी का आपने पढ़ा था हम लोगों ने, पृथ्वी स्थिर है और वायु चल है, वायु चलायमान है, तो वायु का ऊपर कर दिया गया। और पित्त में 3 और 4 है, और जल इसमें पृथ्वी है, तो पृथ्वी वाला क्या है? स्थिर वाला। तो ये स्थिर वाला है, तो इसको कफ ज्वाइंट, इसको पित्त ज्वाइंट और इसको वात ज्वाइंट कर दिया, 3 ज्वाइंट बना दिए गए। फिर अंगूठे में वात और पित्त ज्वाइंट एक में रख दिया गया ऊपर वाले में, और नीचे वाले में कफ ज्वाइंट कर दिया गया। क्लियर?
यहाँ पर हो गया। अब इनमें कैसे मेरी प्लॉटिंग जो की गई वो अंकों के, सामने के अंक और पीछे के अंकों का निर्धारण अलग अलग किया गया। सामने में देखिए जीरो जीरो से जब जीरो बीच में लिया गया, जीरो बीच में लिया गया तो 1-4 को उंगली वाले में अंगूठे की तरफ 1-4 किया गया, 0-1 की तरफ किया गया, 1-4 को किया गया अंगूठे की ओर और 2-3 को कर दिया गया दूसरी तरफ। तो शरीर के दो भाग कर दिए गए, 2, 3, 6, 7 और 1, 4, 5, 8 इस तरह कर दिया गया। और 9 0 के सामने और 9 के पीछे कर लिया गया। शरीर के दो भाग किए गए, 0 सामने और बिल्कुल पीछे उसके 9 कर दिया गया। और राइट साइड में आपका जो है, जैसे राइट साइड में आप ले रहे हैं तो राइट साइड में हमारे कौन से अंक थे, 1, 4, 5, 8। तो 0, 9 एक वो राइट साइड में हम लोगों ने 1, 4, 5, 8 ले लिया और लेफ्ट साइड में हम लोग लिया 2, 3, 6, 7। उसी के आधार पर उंगली पे देखिए, शरीर को मान लीजिए ना, इसको शरीर मान लेंगे तो शरीर मानेंगे तो क्या होगा, एक तरफ हो जाएगा 2, 3, 6, 7 और एक तरफ होगा 1, 4, 5, 8। तो राइट में आएगा 1, 4, 5, 8 और लेफ्ट में आएगा 2, 3, 6, 7। क्लियर? वही गोला, वो गोले को याद रखिए, वही 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 पूरा है, गोला बना लीजिए। तो गोला में क्या होगा, 0, 1, 4, 5, 8 एक तरफ, 2, 3, 6, 7 एक तरफ। जैसे आपके दाहिनी तरफ का भाग 1, 4, 5, 8, लेफ्ट का भाग 2, 3, 6, 7। क्लियर? तो ऐसे हो गया। थंब में जब आप लेंगे तो थंब में 1, 4 उंगलियों की तरफ चला जाएगा, बस ये अंतर है। अब और वर्टिकल मेरिडियन में हम लोगों ने क्या किया कि 0 तो हम लोगों ने नीचे रखा, 9 सबसे ऊपर रख दिया। अब 0, 9 के बीच में हमको 8 अंक, वो 7 अंक प्लॉट करने थे। 0, 9 तो हो गया था, तो 8 अंक 8 करने थे। तो हम लोगों ने 3 ज्वाइंट पाए। तो 3 ज्वाइंट में जब उंगली थी तो इसमें क्या हुआ, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 6 कर दिया, तो 3, 6 यहाँ पर आ गया। तो इन 3 के बीच में 2, 0, 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, फिर 6 हो गया, फिर 7, 8, 9 हो गया ऊपर। इस तरह हम लोगों ने ऊपर कर दिया। थंब में जब कम ले गए तो थंब में हम लोग 5 नंबर को 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 5 को ले लिया और 5, 6, 7, 8, 9 ऊपर कर दिया। ये हम लोगों ने किया। ये अंतर ये हुआ। इस आधार पर, इस अवधारणा के आधार पर पूरा ये उसी तरह हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल जैसे हम लोग बनाए थे ना 0, 1, 4, ये वर्टिकल था और ये हॉरिजॉन्टल था। हॉरिजॉन्टल में यूं किया कर दिया गया। 3 देखिए, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन 3 इस वाले में आ रही है, 6 इसमें आ रही है और 9 ऊपर आ रही है। स्पाइरल में जिगजैग वेव है। स्पाइरल में क्या किया गया, जहां पर दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल काटती हैं उस पॉइंट को लिया गया। अगर एक नंबर कहीं लेना है, आपको किसी प्लॉट में करना है, तो जहां पर एक आ रही है वर्टिकली और जहां पर एक आ रही है हॉरिजॉन्टल, जहां कट रही है उसको एक पॉइंट ले लिया गया। फिर दो पॉइंट जहां आ रहा है और 2 पॉइंट हॉरिजॉन्टल आ रहा है, वर्टिकल मिल रहा है, उसको 2 पॉइंट लिया गया। जहां 3 नंबर का वर्टिकल आ रहा है, 3 नंबर का हॉरिजॉन्टल आ रहा है, वो जो पॉइंट है मीटिंग पॉइंट, उसको 3 नंबर कह दिया गया। और जो इसी तरह 4 नंबर वर्टिकल और 4 नंबर हॉरिजॉन्टल, उसको 4 कह दिया गया। ऐसे प्लॉटिंग उसको की गई। वही नंबर देखिए। अब इन सब में ऑर्गन्स का, एंडोक्राइन्स का, इनको प्लॉटिंग कर दी गई। एंडोक्राइन सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको तो हम वर्टिकल पे जैसे आफ्टर 4 के बाद जब 5, 6, 7 आएंगे तो वो कैसे करेंगे? वर्टिकल है ना, ये थोड़ा सा पीछे आए ना, पीछे आए है ना, वो पीछे की तरफ चला जाएगा। हाँ पीछे 0, 1, 4 के बगल में 5, 8। अब देखिए 0, जब 0 यहाँ 0 सामने 0 था और इधर 1, 4 आ रहा है, तो 1, 4 तो 5 यहाँ जाएगा, 8 यहाँ जाएगा और 9 यहाँ जाएगा पीछे। ये 9 पीछे हो जाएगा, यहाँ पर अंगूठे की तरफ आएगा ना, 1, 4, 5, 8 इधर इस तरह में। शरीर के भाग की तरह करिए, समझिए शरीर के भाग जैसे है बस। फिर यहाँ पर जो जब प्लॉटिंग आई तो देखिए, जो ऊपर जैसे हर जगह, अब हम लोगों ने क्या कहा था, आकाश को आकाश में हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पर लिया। यहाँ प्लॉटिंग बहुत अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है।
आकाश में हम लोगों ने वही लिया जो कॉम्बिनेशन LI और LU का था। तो LI और LU को हम लोगों ने आकाश के उसमें ले लिया, क्योंकि जो लंग्स है आकाश से ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा, तो वो इसलिए उस आधार पर आकाश से उसको माना। दूसरा हम लोगों ने वायु लिया, तो वायु हम लोगों ने कहा कि हार्ट अधिक फंक्शन करता है, हार्ट बहुत तेज मूवमेंट करता है, वायु बहुत तेज मूवमेंट करती है, और हार्ट क्या करता है 0.8 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है पूरे शरीर का, इसलिए वो तेज गति है। उसके आधार पर वायु में रख दिया गया उसको, हार्ट और SI को वही कॉम्बिनेशन जो चाइनीज ने रखा तो हम लोग रखा। फिर हम लोगों ने अग्नि में माना लीवर को, वहां अग्नि में माना था हार्ट को। हमने कहा ना, अग्नि में लीवर आएगी, क्योंकि लीवर में केमिकल रिएक्शंस बहुत होते हैं और वो वही काम करती है जो अग्नि करती है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म वाला काम जो है अग्नि करती है, इसलिए जो है उसको लीवर करता है, इसलिए लीवर को अग्नि के साथ रख दिया गया। और गॉल ब्लैडर और लीवर नीचे हो गए। लीवर इन ऑर्गन था, जो इन ऑर्गन थे वो कफ ज्वाइंट में रखे गए, और जो यांग ऑर्गन थे वो यांग ऑर्गन विशेष ऑर्गन हुए ना, यांग ऑर्गन विशेष हुए तो उनको रख दिया वात ज्वाइंट में। ठीक उसी तरह फिर चौथे नंबर पे हम लोगों ने जल को रख दिया, किडनी का कंट्रोलर है तो किडनी और यूबी को। पांचवें नंबर पे पृथ्वी, जैसे वहां रखा था पृथ्वी को, हमने भी पृथ्वी को वहीं रखा। छठवें नंबर पे हमारा अब शुरू हो गया मेटाफिजिकल, तो हम लोगों ने छठवें नंबर पर स्पाइन और काल को मेडुला को रख दिया। तो मेडुला को हमने कफ ज्वाइंट में रख दिया, स्पाइन को रख दिया वात ज्वाइंट। फिर 7 नंबर पे हमने पोन्स और सेरेबेलम को ले लिया, तो सेरेबेलम को और पोन्स को ऊपर वात ज्वाइंट में, सेरेबेलम को कफ ज्वाइंट में। 7 में हम लोगों ने ले लिया, 7 में हो गया। 8वें में हो गया हमारा मिड ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हमारा मन से संबंधित था, इसलिए उसको कफ ज्वाइंट में, और मिड ब्रेन को हम लोगों ने वात ज्वाइंट में ले लिया। आत्मा में हम लोगों ने लिया कॉर्टिकल ब्रेन ऊपर साइड में, और न्यूक्लियस जो था उसको रख दिया हम लोगों ने कोर ऑफ द ब्रेन के रूप में, आत्मा के रूप में। और हम लोगों ने तब में एक्सक्रीटरी ऑर्गन को नीचे रख दिया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को वात ज्वाइंट में रख दिया गया। इस तरह हम लोग, और सारे इसके अलावा जितने एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ भी हो उन सबको हमने बीच में रख दिया, मतलब बीच में सब, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री सब। ये आगे पेज नंबर 38 में आपको दिखेगा, पेज नंबर 38 इसी के उसमें आपको दिखेगा। तो ये हम होगा इसी तरह। तो ये अवधारणा हमारी उसकी आई। ये दिस इज द कंसेप्ट। देखिए 0 एक तरफ देखिए ना, राइट साइड में 0 1 4 5 8 है, और लेफ्ट साइड में 0 2 3 6 7 है, और पीछे है 5 8 9 है, 7 6 है। ये अवधारणा है। क्लियर? इसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब बेसिक यही कंसेप्ट है। हॉरिजॉन्टल इस तरह किया। हॉरिजॉन्टल देखिए 9 नंबर ऊपर, 8 नंबर कहां पर आ रहा है, ये आंख में, और 7 नंबर मुंह में, और 6 नंबर गर्दन में, 5 नंबर आपका आ रही है क्लेविकल बोन में, और 4 नंबर आ रहा है हार्ट के आसपास, 3 नंबर आपका है लीवर के, वो स्टमक के आसपास आ रहा है, और लीवर स्टमक सब में आ रहा है, और 2 नंबर आपका आ रहा है किडनी सवारी होगी 2 में, किडनी 3 में आ रही है, और 2 में आपको किडनी के नीचे, और 1 नंबर और 0 नंबर यहाँ पर। 0 नंबर में मत मानिए, ये मत सोचिएगा कि 0 नंबर माने हुआ यहीं से शुरू है, नीचे पैरों तक सब शामिल इसमें है। ठीक है, पैर भी शामिल हो जाएंगे उसमें। ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। तो इस तरह हम लोगों का ये जो कंसेप्ट है वो हुआ। आगे देखिए, ये तो बहुत अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, अब हम लोग आगे और पढ़ना शुरू करेंगे जब, तो हम लोग लगातार उसी पर चर्चा करते रहेंगे। तो फिर द्रव्य हमारा द्रव्य आ जाएगा, 3 द्रव्यों पर चर्चा हो जाएगी। तो हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। खेमका सर के सपनों को हम लोग पूरा करने के लिए संकल्प हैं, हम लोग को उसी तरह करेंगे। उनके लिए श्रद्धांजलि है कि हम उनके दिए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें और अपनी थेरेपी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि हम पीड़ित मानवता की रक्षा कर सकें, उनका इलाज कर सकें, अपने को स्वस्थ रख सकें, दूसरे को स्वस्थ रख सकें, घर परिवार सबको। तो इन्हीं शब्दों कौन उनके जो सिद्धांत है वो क्या है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद फिर शीतल बासुकिया आ गई हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। थैंक यू सर।
तो हम लोग अभी जो है इसको थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग सर थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी लोग को देखिए, जो थैंक यू माने हुआ, हम लोग सारे लोग जो है क्या करते हैं, ज्ञान को